नमस्कार, एफएनओ जंक्शन में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रियंका उपल। तो बाजार में आज गिरावट तो देखने को मिल रही है। 17,400 से 500 एक बड़ा जो सपोर्ट जोन है 17,500 के नीचे फिलहाल इस वक्त हम कारोबार कर रहे हैं। क्या ये बढ़त यानी गिरावट और बढ़ सकती है या फिर अब सेकेंड हाफ ऑफ द डे में रिकवरी के साइंस होंगे, इस सब पर नजर डालेंगे। लेकिन चलिए एक बार इस वक्त की सब बड़ी खबरों पर, बड़ी बातों पर नजर डाल लेते हैं कि कौन से सेक्टर से किस तरह की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। तो मार्केट आज तीसरे दिन लगातार होगा, अगर आज गिरावट पर बंद होता है तो तीसरे दिन की गिरावट है और 17,400 17,500 के बीच जो अहम सपोर्ट जोन है उसी सपोर्ट जोन में फिलहाल बाजार है। बैंक निफ्टी के सभी 12 शहरों में अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिल रही है। 2% से ज्यादा बैंक निफ्टी आपको कमजोर दिख रहा है और बड़ी प्रॉफिट टेकिंग उन स्टॉक्स में आ रही है जिनमें मजबूती रही है, जैसे इंडसइंड बैंक, कोटक बैंक, प्राइवेट स्पेस के सारे बैंक्स। कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं? ऑटो स्पेस, पीएसयू बैंक, रियलिटी, मीडिया, इन सब सेक्टर्स में सबसे ज्यादा आपको ड्रैगर्स निकल कर आ रहे हैं। और रुपए में हालांकि कमजोरी से आईटी शेयरों को, फार्मा शेयरों को, क्योंकि वहां पर उनको एक्सपोर्ट बेनिफिट मिलता है, इन रुपए की कमजोरी से ये दो स्पेसेस लगातार मूव पर हैं। आज आईटी पैक में थोड़ी सी रिकवरी भी है और फार्मा तो चल ही रहा है। पांचवी बड़ी बात इंडिया विक्स को लेकर है। हमने देखा था कल ये 19 के नीचे मिल डाउन हुआ था, लेकिन अभी फिलहाल 4.5% रिकवर हुआ है। लेकिन फिलहाल डाउ फ्यूचर्स पर दबाव जब तक दिख रहा है तो इसके क्या साइन लेने चाहिए? आज की जो गिरावट है, अभी जो फिलहाल गिरावट है, क्या वो बढ़ सकती है रेस्ट ऑफ द डे में, या फिर कोई रिकवरी अटेम्प्ट करनी चाहिए, या फिर अगर शॉर्ट पोजीशंस जो आज ट्रेडर आज बना रहे हैं आज से पहले जिन्होंने कैरी किया था, क्या वो आज शॉर्ट्स अपने कवर कर लेंगे? क्योंकि वीकेंड का रिस्क लेना थोड़ा सा मुश्किल जरूर हो सकता है। इन सभी मैटर्स पर चर्चा करेंगे और आज की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो से कुणाल बोथरा भी बने हुए हैं। कुणाल वेलकम। ये जो एक बड़ी गिरावट दिख रही है, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़े थोड़े शॉर्टिंग के साइंस तो दिख रहे थे, कुछ तो लग रहा था कि शायद प्रॉफिट बुकिंग मीनिंगफुल करेक्शन थोड़ी बहुत आ सकती है। आपको क्या लग रहा है अभी? क्या सेकंड हाफ ऑफ द डे, हाफ द डे इज गॉन, हम अभी एक सपोर्ट जोन के बीच में तो घूम रहे हैं और 17,500 एक ऐसा लेवल भी है जहां से बाजार कई बार बाउंस बैक देके गया, तो कैसे देख रहे हैं इस गिरावट को? ये बड़ा सपोर्ट है, प्रोटेक्ट हो जाएगा, या फिर कॉल पुट की रेशो इंडिकेट कर रही है कि शायद रिस्की हो वो भी? तो आई थिंक पॉसिबल है कि शायद ये सपोर्ट ब्रेक करके हम उसके नीचे क्लोज भी करें और हो सकता है कि एक डिसाइसिव मोड ऑफ वीकनेस भी आ सकता है स्टॉक्स में। तो जो इंटरनल्स है, पहले हम उसको ट्रैक करते हैं कि आज जो मेजर सेक्टर्स है जिसकी वजह से वीकनेस हो रही है वो है बैंक निफ्टी। हम लास्ट 2 दिन से यही कह रहे थे कि एक चर्न हो रहा है मार्केट में, जहाँ पे थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, एफएमसीजी, फार्मा, आज आईटी स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, और उसका जो रिवर्सल है, उसके जो अदर ऑफसेट सेक्टर है वो है बैंकिंग स्टॉक्स। बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि लास्ट 2 दिन से एक रेजिस्टेंस या एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आज देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट बुकिंग कन्वर्ट हो चुकी है सेलिंग में या शॉर्टिंग में, तो ये इंडिकेशन है कि शायद नियर टर्म ट्रेंड थोड़ा सा डाउन हो चुका है बैंकिंग स्टॉक्स में। तो निफ्टी पे मेरा व्यू इतना ज़्यादा बेरिश नहीं होगा, बट मेरा मानना है कि सेक्टर फ्रंट में बैंक निफ्टी में शायद आने वाले कुछ एक दिनों में थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हो सकती है। 40,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी, तो 39,800 के आसपास है। मेरा मानना है कि अगर 2 से 3 दिन की सेलिंग और कंटिन्यू हो जाती है तो बैंक निफ्टी शायद 39,000 के लेवल्स को भी टच कर ले। 39,000 तक के लेवल्स, यानी आप नीचे की तरफ यहाँ बात कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर इंडेक्स पर ट्रेड क्या करना चाहिए? क्या आप कोई पुट बाय करने की सलाह दे रहे हैं? कॉल्स को राइट करना बेटर होगा? ऑप्शन, क्योंकि ऐसे केसेस में ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ऑप्शन सेलर ज्यादा पैसा कमाते हैं और ऑप्शन बाइंग करना मेरे दिमाग से शायद बेटर नहीं होगा इस बारे में, क्योंकि आईवीज नहीं बढ़ रही है। जैसे कि आपने बताया कि इंडिया विक्स, तो अगर पहला 2 या 3 दिन में अगर मार्केट जब सेलिंग हो जाती है तब इंडिया विक्स जनरली 20 के पार जनरली इजीली शूटअप हो जाता है। बट हम देख रहे हैं कि लास्ट 3 से 4 दिनों में बहुत अटेम्प्ट हो रहे हैं 20 के ऊपर क्रॉस करने के लिए, बट वो क्रॉस नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे आईवीज या पुट्स लॉन्ग करना मेरे अनुमान से शायद सही ट्रेड नहीं होगा। कॉल शॉर्टिंग कर सकते हैं, तो 40,500 की कॉल में भी नेक्स्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी या फिर अक्टूबर 1 वीक की एक्सपायरी, उस लिहाज से शॉर्ट की जा सकती है। बट एक बेटर स्ट्रैटेजी हो सकती है कि थोड़ा सा बाउंस अगर इंट्राडे बैंक निफ्टी दे, 100-200 पॉइंट का एक बाउंस दे, तो मेरे अनुमान से बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे शॉर्टिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। 39,000 का टारगेट रख सकते हैं नेक्स्ट 2 डेज के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 40,400 का।
ठीक है, तो यहाँ पर ये इंडेक्स पे लेवल्स हैं, लेकिन इस बीच एक बार बहुत क्विकली देख लेते हैं कि एक्चुअली बड़े ड्रैगर्स जो हैं यहाँ पर क्या शॉर्ट के ट्रेड फिर ज़्यादा इनिशिएट करना बेहतर होगा। कुणाल, अगर स्टॉक्स लाइक जिनमें ज़्यादा वीकनेस दिख रही है आपको, बैंकिंग तो क्लियरली दिख ही रहा है, बैंक और फाइनेंस में एक और, क्योंकि M&M फाइनेंस के कारण भी न्यूज़ है जिसका एक अलग प्रेशर भी आपको फाइनेंस काउंटर्स पे तो दिख रहा है। क्या यहाँ शॉर्टिंग के मौके आपको, और अब आपको देखें तो M&M पर भी वो आपको इम्पैक्ट दिख रहा है, क्या शॉर्टिंग के मौके ज़्यादा आप ढूंढेंगे? HDFC बैंक जहाँ 2.5% नीचे है, बैंक्स पर, फाइनेंस पर, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी? तो इंडिविजुअल बैंकिंग स्टॉक्स पे हाँ स्ट्रैटेजी अभी भी बेरिश रहेगी, या बेरिश नहीं कहूँगा, थोड़ा सा करेक्शन और मैं एक्सपेक्ट या एंटिसिपेट करूँगा। बट मेरा अनुमान से आई थिंक PSU बैंकिंग स्टॉक्स पे शायद ज़्यादा करेक्शन आ सकता है, बिकॉज ये ऐसा सेक्टर है जिससे जो टिपिकली हाई बीटा है। तो अगर हम कहते हैं कि अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बीटा अगर 1 है तो PSU बैंकिंग स्टॉक्स की जो बीटा है वो 1.5 1.7 है। तो जब फॉल आता है तब उस पर फॉल या करेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्टीप होता है। तो जब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आता है, इन्फ्लेक्शन का मतलब एक टर्निंग पॉइंट आता है, तो वहाँ पे हम जनरली हाई बीटा सेक्टर्स में ज़्यादा फोकस रखते हैं। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि शायद SBI करंट लेवल से एक अच्छा शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है। 555 556 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ से करीबन 3 से 4% की इमीडिएट गिरावट और मिल सकती है SBI में, तो करीबन 525 530 का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस 568 का। तो यहाँ से शॉर्ट करें आप SBI को, ये एक सलाह है कुणाल की। क्या ऑप्शन के जरिए भी कोई ट्रेड होगा कुणाल SBI पे? तो मैंने एक्चुअली ऑप्शंस का प्रीमियम देखा नहीं है, बट अगर 550 का अगर पुट अवेलेबल हो डिसेंट प्रीमियम पे, तो आई थिंक वो भी कर सकते हैं सितंबर एक्सपायरी। नो प्रॉब्लम, नहीं तो इसे आप फ्यूचर्स में तो शॉर्ट कर सकते हैं। 525 तक के लेवल SBI पर कुणाल यहाँ देख रहे हैं। कुछ और काउंटर्स जहाँ हम देख रहे हैं कि शॉर्ट तो फ्रेश बन रहे हैं, और वो उसमें से कुछ फाइनेंस काउंटर्स भी हैं। महिंद्रा फाइनेंस देखे, चोला इन्वेस्टमेंट देखे, वहाँ पर भी प्रेशर तो आज उसका एक रीजन है क्योंकि वहाँ पर रिकवरी प्रोसेसेस जो ये फाइनेंस कंपनीज लगाती हैं, M&M फाइनेंस को लेकर जो लेटेस्ट अपडेट आया, न्यूज आई, उसके चलते वहाँ पर RBI ने रोक लगाई है। तो इनका इम्पैक्ट देखिए 4-4.5%, महिंद्रा फाइनेंस तो 11%। M&M फाइनेंस यहाँ से न्यूज तो काफी इंपैक्टफुल है और नेगेटिव भी है, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम तो रहेगी क्योंकि रिकवरी वेज बहुत हद तक ये है ही है। तो ये प्रेशर के आगे आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। आप कैसी पोजीशनिंग देख रहे हैं M&M फाइनेंस की? तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और जनरली मेरी जो स्टडी होती है स्टॉक्स में, मैं वो इंडिकेट करती है कि जब एक स्टॉक एक ब्लू स्काई टेरिटरी से जब रिवर्स करता है और अचानक से गैप डाउन हो जाता है, तो इन दिस केस हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल 10% का गैप डाउन है, वो अगर 1 डे में स्टॉक करेक्ट करता है, तो आने वाले 2 से 3 हफ्तों में स्टॉक अनदर 10% करेक्ट करता है। जो ये नेगेटिव न्यूज़ फ्लो या जो इवेंट्स होते हैं वो अगर नेगेटिव पैन आउट होते हैं स्टॉक के लिए, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को जनरली अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए कि यहाँ से अगर 2% या 3% का भी एक माइल्ड बाउंस बैक मिले, तो करीबन 203-4 के आसपास अगर M&M फाइनेंस इंट्राडे में कभी अगर वो स्टॉक रैली कर दे, तो वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, बिकॉज हम फिर 2 या 3 हफ्ते की पोजीशनिंग रख सकते हैं स्टॉक में और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक शायद 170 के लेवल्स पे भी आ जाए, 170 175। तो मेरा व्यू शॉर्ट रहेगा काफ़ी सारे स्टॉक्स में। चोला फाइनेंस की भी बात करें तो ये भी स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकडाउन दिया है। आज अगर हम देख रहे हैं तो उसने कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया है। लास्ट 1 मंथ का चार्ट अगर हम देख लें चोला फाइनेंस में, तो स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, आज उसने उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया, करीबन 755 760 का सपोर्ट लेवल था। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट यहाँ से शॉर्ट बिल्टअप हो सकता है स्टॉक में। तो शॉर्ट बिल्टअप होगा, और ये फैक्ट आपने काफी इंटरेस्टिंग बताया, यानी एक और लेग ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट ऐसे स्टॉक्स में आते हैं। एक बार कैश का काउंटर है फोर्टिस हेल्थकेयर, उसको भी देखते हैं, क्योंकि उसमें भी जब हमने एक बड़ी डाउनसाइड मूवमेंट देखी, थोड़ा सा रिकवर हुआ, यानी अभी एक और लेग ऑफ मूवमेंट आप वहां भी देख सकते हैं। हाँ, ये इंप्लीमेंट होगा। हाँ, तो फोर्टिस पर क्या राय रहेगी? तो जैसे कि कल स्टॉक आई थिंक 14 या 15% डाउन था, 200 मूविंग एवरेज को क्लोज किया। हम जनरली नेक्स्ट 2-3 दिन देखते हैं कि फाइट बैक्स कितनी होती स्ट्रांग होती है बुल्स की, तो ये सबसे ज्यादा बड़ा इंडिकेशन होता है। बुल्स की फाइट बैक का मतलब बायर्स में कितना इंटरेस्ट होता है स्टॉक में बाय करने के लिए। अगर बायर्स ज्यादा स्टॉक को खींच ना पाए या स्टॉक को हायर लेवल्स तक ले ना पाए, तब हम कहते हैं कि ओवरऑल वीकनेस बन रही है स्टॉक में, और ट्रेडर्स या जो बुलिश ट्रेडर्स है वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं होते अपनी पोजीशंस को कैरी करने के लिए। तो अगर वो 1% 2% का भी अगर इनको इंट्राडे गेन मिलता है तो बुकआउट कर जाते हैं। बट ये ओवरऑल वीकनेस होता है स्टॉक पैटर्न्स में। तो आज की बात कर ले अगर फोर्टिस में भी, कल की क्लोजिंग के बाद आज स्टॉक वापस से और 3% डाउन है। इनफैक्ट इंट्राडे स्टॉक शायद 250 के लेवल्स तक भी टच कर चुका था। तो ये एक इंडिकेशन है कि वीकनेस लगातार है, बुल्स की स्ट्रेंथ स्ट्रांग नहीं है। यहाँ से भी इंडिकेशन है कि मेरा मानना है कि स्टॉक और 10% करेक्ट हो सकता है 225 तक। चलिए ठीक है, और 10% नीचे आपको मिल जाएगा फोर्टिस जैसे काउंटर और M&M फाइनेंस जैसे काउंटर्स। लेकिन एक बार शॉर्ट कवरिंग का बाउट कहाँ आ सकता है? जो काउंटर्स अभी रिएक्ट कर रहे हैं और शायद यहाँ पर आपके लिए पोजीशन लेना एक फायदेमंद होगा, उसमें कुछ काउंटर्स हैं जैसे अंबुजा सीमेंट, क्योंकि सीमेंट स्पेस में हमने देखा बाजार पर इस वक्त सभी जगह पर जब एक सेंटिमेंट हावी है,
परसों हमने देखा था सारे सीमेंट काउंटर्स में शॉर्ट बने थे, स्पेशली अदानी स्टॉक्स में शॉर्ट बने, तब यहाँ पर बाइंग के मौके बने थे। कल भी हालांकि इन्होंने इस स्टॉक में काफी मोमेंटम दिया। अब यहाँ शॉर्ट्स तेजी से कवर हो रहे हैं, एक्सपायरी खत्म हो गई, अब ये नई वीक की एक्सपायरी शुरू हो गई है, तो क्या ये अंबुजा सीमेंट इन लेवल्स पे प्लस करेंगे आप? नहीं, मैं अवॉइड करूंगा। इनफैक्ट अगर पॉसिबल होगा तो शायद मैं यहाँ से पुट ऑप्शंस लेने की भी लेने के लिए भी देखूंगा, बिकॉज जनरली आफ्टर 2 या 3 दिन की करेक्शंस के बाद, तो अगर हम चार्ट की स्ट्रक्चर पहले देखें तो अंबुजा सीमेंट ने जब टॉप बनाया था करीबन 575 580 के आसपास, और आज की जो हम रिलेटिव टॉप देख रहे हैं स्टॉक में, वॉल्यूम्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो सेलिंग में वॉल्यूम्स ज्यादा है, बाइंग में वॉल्यूम्स कम है। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इंडिकेटर्स है RSI, वो अभी लोअर हाई बनाते जा रहा है कंसेक्यूटिवली अंबुजा सीमेंट में। तो जो बुल्स की स्ट्रेंथ है वो डिम होती जा रही है, डिमिनिश होती जा रही है, और जो मोमेंटम है स्टॉक में अपसाइड में वो भी लगातार ड्रॉप होते जा रहा है। तो ये अच्छे साइंस नहीं होते स्टॉक में, और यहाँ से हम जनरली देखते हैं कि स्टॉक करेक्ट करता है। और साथ में अगर हम ऐड करें जो आपने पॉइंट बताया कि एक्सपायरी है नेक्स्ट वीक में, तो जो रोल ओवर्स होते हैं वो भी ड्रॉप हो जाते हैं जब ऐसा एनवायरनमेंट स्टॉक में सेटअप हो जाता है। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अंबुजा सीमेंट्स में यहाँ से लॉन्ग नहीं किया जाना चाहिए, और अगर पॉसिबल है तो स्टॉक में शायद पुट ऑप्शंस देखना चाहिए। जैसे मैंने पहले बताया, शायद मेरे को पुट ऑप्शन का मुझे रेट नहीं पता, बट करीबन 520 525 तक ये स्टॉक करेक्ट कर सकता है आने वाले कुछ एक दिनों में। ऑलराइट, तो वहाँ बाइंग के मौके होने चाहिए, क्योंकि जिस तरह की सीमेंट पैक में, और अब तो ये अदानी स्टॉक है, ये लगातार जिन लोगों ने एंट्री पॉइंट मिस किया वो इन लेवल्स का इंतजार करे तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स बनते हैं। लेकिन एक पैक, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि फार्मा हो, FMCG हो, वो पैक अच्छा चल रहे हैं। एक तो डिफेंसिव पैक्स हैं, दूसरी बात इनमें अच्छी वैल्यू बन रही है, और तीसरी बात ये जो रुपए की वीकनेस है ये भी सपोर्ट कर रही है। तो डिविस लैब जैसे काउंटर आप बाय करेंगे? तो डिविस लैब नहीं, बट मैं हमेशा फर्स्ट मूव एडवांटेज हम लीडर को देते हैं सेक्टर में। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से स्टॉक्स सेक्टर में से लीडर बन रहे हैं। आज अगर हम देखें तो सन फार्मा क्लियर लीडर इमर्ज होकर आ रहा है। सिप्ला ऑफ कोर्स नंबर 2 है, बिकॉज नेक टू नेक है, दोनों ही चार्ट्स काफी डिसेंट लग रहे हैं। बट सन फार्मा में एडेड एडवांटेज है बिकॉज स्टॉक ने हिस्टोरिकली बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो जनरली बाइंग इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा रहती है ऐसे स्टॉक्स में। तो अगर मैं फर्स्ट एडवांटेज पिक करूंगा फार्मा स्टॉक्स में या डिफेंसिव में, तो मैं सन फार्मा को प्रेफर करूंगा करंट लेवल से। और मेरा मानना है कि अगर ये जो मोमेंटम देख रहे लास्ट 2 से 3 दिन में कंटिन्यू होता है, तो स्टॉक शायद एक आने वाले कुछ एक दिनों में अपने 4 डिजिट लेवल्स को भी क्रॉस कर सकता है, 1000 प्लस। ये तो आपने खैर मॉर्निंग शो में भी कल हमें सुबह बताया था कि यानी 1000 के ऊपर जाएगा, आप इस तरह से दे रहे हो। सन फार्मा की मूव काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, सन फार्मा हो, डिविस हो, सिप्ला हो। सिप्ला की मूव कितनी स्ट्रॉन्ग है, इनफैक्ट आज जब खुला भी वीक बाजार में सबसे ज्यादा हाईएस्ट गेनर पहले 5 काउंटर में आपको फार्मा काउंटर्स थे और सिप्ला जैसे काउंटर थे। यहाँ से अपसाइड आपको कम से कम 10 से 15% की और मिल सकती है, क्योंकि जिन लोस की बात हम यहाँ कर रहे हैं सिप्ला को, तो सिप्ला में शायद जैसे मैंने पहले कहा वो अंडर परफॉर्म कर सकता है सन फार्मा को। अच्छा, आप उसे पसंद नहीं कर रहे हैं? तो मैं सिप्ला लाइक कर रहा हूं, बट लेकिन मेरा मानना है कि वो फर्स्ट प्रेफरेंस स्टॉक में से नहीं आना चाहिए आपके। अगर आप फार्मा में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर ट्रेड कर रहे हो और आपको 2-3 स्टॉक्स लेने, तो आप सन फार्मा से स्टार्ट कीजिए, और अगर रेसिडुअल मनी बच जाता है तो फिर देन आप सिप्ला में इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज वो स्टॉक थोड़ा सा अभी भी स्लो मूवर है, अपने लेवल्स को इतने कन्विंसिंगली क्रॉस नहीं कर पा रहा है। रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है स्टॉक में 1070 1080 के आसपास रेजिस्टेंस आ रहा है सिप्ला में। तो सन फार्मा को अभी भी एडवांटेज दूंगा, बट सिप्ला में करीबन 1140 1150 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं। एक और जो हम क्लियरली ट्रेंड देख रहे हैं, क्योंकि फार्मा स्पेस चल रहा है, हॉस्पिटल में एक बड़ा ट्रिगर है, वहाँ मर्जर एंड एक्विजिशन एक बड़ी स्केल अप, वहाँ उस ट्रिगर के चलते आप हॉस्पिटल काउंटर्स देख रहे हैं। डायग्नोस्टिक और लैब काउंटर्स में भी आज फिर से मूव है। डॉक्टर लालपात फिर से आपको दिख रहा है आज, जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। क्या इसकी मूव बढ़ सकती है, या फिर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग बाउट्स दिख रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये एक नया ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट डॉक्टर लालपात लैब्स मैंने कुछ एक दिन पहले भी रेकमेंड किया था, बिकॉज मेरा मानना था कि ये स्टॉक पे जो हमने 3 डेज की कंसिस्टेंट कैंडल मूव देखी थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। तो पहले स्टॉक ने रैली किया अपने पेयर्स से अंडर परफॉर्मेंस को कवर अप करने के लिए। रैली करने के बाद में स्टॉक ने वापस करेक्ट किया, 50 डे मूविंग एवरेज के एग्जैक्ट लेवल से बाउंस किया, और वापस से अपने 200 DMA पे रिटेस्ट करने जा रहा है। तो ये क्लासिक इंडिकेशन है कि रैली, करेक्शन एंड देन अ कंटिन्यूएशन मूव बैक अगेन फॉर स्टॉक्स। तो ये एक इंडिकेशन है कि एक नया ट्रेंड उभर के आ रहा है, जहां पे स्टॉक वीकनेस नहीं दिखा रहा है, बट उस माइल्ड वीकनेस को एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह लिया जाता है। तो मेरे अनुमान से डॉक्टर लालपात लैब्स में शायद एक नया ट्रेंड बन रहा है। सरप्राइज नहीं रहूंगा कि स्टॉक शायद यहाँ से भी और 100 से 150 रुपया भी ऊपर क्रॉस कर सकते हैं। 2650 के आसपास का एक मॉडरेट टारगेट रख सकते हैं आने वाले
कुछ एक हफ्तों के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर लौलत यहाँ पसंद आ रहा है, बाय के लिए रिकमेंडेशन है कुणाल की। कुणाल आईटी स्टॉक्स को कैसे चेस करें, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट हो गया इन्हें प्रिडिक्ट करना। ये आपको क्या आज जो बाउंस दिख रहा है ये, क्योंकि एक्सेंचर से पहले उम्मीद बहुत थी कि शायद आईटी काउंटर्स रिएक्ट करेंगे, पर वहाँ एक मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए और कमेंट्री में भी ऐसा कुछ ट्रिगर नहीं था। तो क्या इन्फोसिस या फिर माइंडट्री जैसे काउंटर जो थोड़ा अटेम्प्ट कर रहे थे, कल भी हमने मिड कैप आईटी में कुछ काउंटर्स देखे, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स, जहां पर आपको मूवमेंट दिखी, ये डेड कैट बाउंस है या कुछ ट्रेंड रिवर्सल दिख रहे हैं? थोड़ा रेजिलियंस तो ऑफ कोर्स आ रहा है आईटी स्टॉक्स में, बट लेकिन रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग बाउंस में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी डाउट्स है, जैसे आपने बताया कि एक्सेंचर रिजल्ट्स के पहले शायद होप था कि आईटी स्टॉक्स बाउंस कर ले, बट वो बाउंस पे कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। Correct. तो ऐसे टाइम में पोजिशनिंग थोड़ी लाइट रहनी चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको डिफेंसिव स्टॉक्स में, तो आपको आईटी स्टॉक्स में फिलहाल करीबन खाली 10 से 15% या मैक्स 20% की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए आपकी डिफेंसिव कैटेगरी में। ज्यादा वेटेज मेरे अनुमान से अभी भी एफएमसीजी या कुछ एक फार्मा स्टॉक्स जो मैंने पहले हाईलाइट की उसमें होनी चाहिए। तो मैं आईटी स्टॉक्स में गिने चुने स्टॉक्स को मैं शायद ट्रेड करूंगा, मे बी माइंडट्री, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, ये दोनों के चार्ट थोड़े शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेटर लग रहे हैं, बट मैं ओवरऑल पूरे पैक पे अभी भी बुलिश नहीं रहूंगा, एटलीस्ट फ्रॉम शॉर्ट टर्म। एक और स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंगली, क्योंकि ज्यादातर ये एफएनओ बैन में या तो होता है या निकल जाता है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर एफएनओ में अवेलेबल है ट्रेड के लिए और लगभग 1.5% तक की मूव्स हैं। डेल्टा कॉर्प की मैं बात कर रही हूँ, क्या ये, क्योंकि जनरली जब बहुत क्लियर डायरेक्शन से नीचे की दिख रही है Correct. तो या तो फार्मा स्पेस काउंटर्स चल रहे हैं या फिर कुछ ट्रेडर फैंसी काउंटर्स चल रहे होंगे। तो डेल्टा कॉर्प जैसे काउंटर्स पर क्या बेट आज के लिए किया जा सकता है? मैं अवॉइड करूंगा स्टॉक्स को, बिकॉज जैसे आपने पहले कहा कि मार्केट जब ज्यादा एक रिवर्सल या डाउनवर्ड ट्रेंड पे आ जाता है तो हम हाई बीटा स्टॉक्स को जनरली अवॉइड करते हैं, बिकॉज उसमें आपको गेन्स होने के चांसेस 50-50 है। आपकी रिस्क रिवॉर्ड भी 50-50 है। अगर आप गलत ट्रेड में फंस गए या फिर गलत लेवल्स पे अगर आपने एंटर कर लिया तो पॉसिबल हो जाता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो जाता है, तो आप 3:1 हो जाता है। तो आप एक छोटे से गेन के लिए आपको बहुत सहन करना पड़ता है। तो ऐसे स्टॉक्स को जल्दी हम अवॉइड करते हैं। डिफेंसिव में मनी पार्क करना या ट्रेड रखना, आई थिंक वो बेटर शायद ट्रेड हो सकता है करंट मार्केट कंडीशंस के अनुमान से। लेकिन आईटीसी काफी अच्छा चल रहा है। स्टॉक्स लाइक आईटीसी, होटल स्टॉक्स, ये तो अच्छे चल रहे हैं। एफएमसीजी पैक के स्टॉक्स और आईटीसी की हम मूव 1-2 दिन से डिस्कस भी कर रहे हैं। और आईटीसी जब जब चलता है गॉडफ्रे फिलिप्स भी चलने लग जाता है, हालांकि ट्रिगर दोनों के बहुत हद तक अलग है, लेकिन सिर्फ एक नाम का इम्पैक्ट बहुत बड़ा आता है। आईटीसी पर कोई ट्रेड लेंगे आप? तो आईटीसी में करंट लेवल्स पे आई थिंक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं। 347 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहा है। इस पे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट है। एक आर्ली चार्ट पे हम देखें, एक 30 मिनट्स के चार्ट पे देखें तो एक 8 to 10 रुपीस का एक अपमूव मिल सकता है आईटीसी में। तो करीबन 355-56 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकता है आईटीसी पे। स्टॉप लॉस 343 का रख सकता है। ठीक है, तो आईटीसी पे तो एक ट्रेडर यहाँ कुणाल रेकमेंड कर रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि आईटीसी स्ट्रॉन्ग दिख भी रहा है। इनफैक्ट होटल काउंटर्स में भी आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही थी, पर ध्यान बार बार जा रहा है कुछ और काउंटर्स पर, मिड कैप स्पेस और जो एफएनओ में है भी, माइंडट्री जैसे काउंटर्स, कोफोर्ज जैसे काउंटर्स, एलटीटीएस जैसे काउंटर्स, जहां पर एक थोड़ा बहुत तो बाउंस है लेकिन ये स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन पे। लेकिन एक चीज तो कुणाल दिखती है ना कि लार्ज कैप आईटी पे भरोसा इतना नहीं हो पाता जितना कि मिड कैप आईटी पे फिर भी आपको लिखता है। मिड कैप आईटी धीरे धीरे आपको नहीं लग रहा कि कुछ थोड़ी थोड़ी मूवमेंट्स तो इनमें शुरू हो चुकी है पिछले कई दिनों से? तो हाँ, तो लास्ट 4 से 5 दिनों में सेलिंग स्टॉप हो गई है। कुछ एक आउट परफॉर्मेंस आ रहा है, बट हम जनरली जब इंडिकेटर्स पे ट्रैक करते हैं तो ब्रेकआउट नहीं आ रहा है इंडिकेटर्स में। तो हालांकि इंडिकेटर्स थोड़े से रिवर्सल पे मोड पे आ गए हैं, बट वो ब्रेकआउट जो हम कहते हैं कि अबाउ द वाटर लेवल्स पे अगर आ जाए इंडिकेटर्स, तो वहां पे हम ज्यादा कंफर्म या कन्विक्शन हो जाता है कि शायद एक नया ट्रेंड बन के उभर आ रहा है। तो मे भी हो सकता है कि आने वाले कुछ एक दिनों के लिए, 1 या 2 दिनों के लिए शायद थोड़ा सा अगर स्टेडी मूव दिख जाए और आईटी स्टॉक्स में, तो एक इंडिकेटर्स का कंफर्मेशन भी आ जाए, बट फिलहाल वो नजर नहीं आ रहा है। तो उस लिहाज से मैं थोड़ा सा स्पेस में सिलेक्टिव रहूंगा या फिर अवॉइड करूंगा। कुछ और कुणाल आपके रडार पे भी कॉल्स आ रही हैं? तो यूनाइटेड स्पिरिट्स मेरे अनुमान से आई थिंक बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है। स्टॉक कंसिस्टेंटली 870 के लेवल्स को होल्ड करके रखा हुआ है। हम देख रहे हैं बार बार लास्ट 3 से 4 दिन में भी जब मार्केट वॉलिटिलिटी दिखा रहा है तो स्टॉक अपने डे हाई के आसपास क्लोज करता है। पोजीशंस बहुत अच्छी हो रही है। रोलओवर्स मेरे अनुमान से पॉजिटिव हो जाएंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। तो इसको मैं बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 920 का टारगेट रख सकते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स में और स्टॉप लॉस 855 का। और सन फार्मा जिसे मैंने पहले बताया, मैं इसको बाय के लिए रिकमेंड करूंगा। 980 का टारगेट सन फार्मा पे शॉर्ट टर्म, स्टॉप लॉस 880। यूनाइटेड स्पिरिट्स पहला कॉल है 920 कैश में आपको रेकमेंड कर रहे हैं कुणाल, और दूसरा कॉल रहेगा सन फार्मा का। यूनाइटेड स्पिरिट्स की कोई ऑप्शन भी आपको समझ आ रही है कुणाल? 870 880 की ऑप्शन
तो आई थिंक 900 की ऑप्शन काफी बेटर होगी। ओके, सितंबर एक्सपायरी या फिर अक्टूबर की भी देख सकते हैं। अक्टूबर एक्सपायरी की 900 की ऑप्शन आप बता रहे हैं कि ये एक अच्छी प्रॉफिटेबल हो सकती है, लेकिन कैश में अगर आप खरीदारी करते हैं तो ये लेवल्स हैं आपके लिए, ये लेवल और ये स्टॉप लॉस। और दूसरा काउंटर सन फार्मा, जिस पे ऑलरेडी कुणाल अपनी कन्विक्शन कई बार पहले भी शेयर कर चुके हैं, वहां पर भी आप भरोसा रख सकते हैं। चलिए, तो ये सारी कॉल्स देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल, स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार तो थोड़े से प्रेशर मोड में दिख रहा है और शायद इंपॉर्टेंट सपोर्ट टूट भी सकते हैं, ऐसा कुणाल भी मान रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर तो ट्रेड करना होगा। लेकिन एक चीज बहुत क्लियर बाजार में दिख रही है, आप विद इन द मार्केट, विद इन द इकोनॉमी, और वो जो फील भी हो रही है, जो पल्स हम फील कर पा रहे हैं, वो है त्योहारों की तैयारी। किस तरह से फेस्टिवल सीजन में और फेस्टिवल रिलेटेड काउंटर्स जो हैं वो भी अच्छी खासी मूव दिखा रहे हैं पिछले कई दिनों से। तो देश में त्योहार